नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। पटवार की सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। पटवार के अंदर हम कंप्यूटर सिलेबस को पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। एक तो वो कंप्यूटर पढ़ेंगे जो स्कूलों के अंदर हमारे चल रही है। राजस्थान गवर्नमेंट के जो स्कूल है उसके अंदर जो कंप्यूटर की किताबें चल रही हैं 1 से लेकर 10 तक, पहले उन सभी किताबों को पढ़ेंगे। उसके बाद जो पटवार का सिलेबस है उसके अगर इसके बाद भी हमारा कुछ मैटर बचता है तो उसका अलग से फिर दोबारा सीरीज स्टार्ट करेंगे। एक बार हम क्लासेस स्टार्ट कर रखी है, क्लास 4 तक हमने पढ़ लिया, आज हम क्लास 5 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कंप्यूटर पे फर्स्ट पेज है पहली 5वीं क्लास की किताब का। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान है प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा जारी की गई है। बिल्कुल ऑथेंटिक मैटर है इसके अंदर। इसी को हमने प्रेफरेंस देनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इसी को ही पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी के अंदर से उठेंगे। एक बार आप जो मैटर आपको अगर पसंद आ रहा है तो इसको शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी भावी पटवारी बन जाए। इसका इंडेक्स है कंप्यूटर प्रणाली, स्टोरेज उपकरण, वर्ड प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रणाली देखेंगे, स्टोरेज उपकरण देखेंगे, वर्ड प्रोसेसर और वर्ड प्रोसेसर में ऑब्जेक्ट जोड़ना, और उसके बाद प्रेजेंटेशन का परिचय। ये जो 3 चैप्टर है वो हमारे टॉपिक में अलग से दिए गए हैं। यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो किताब में दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का, लिब्रे ऑफिस का दिया हुआ है, लिब्रे ऑफिस का दिया हुआ है। लेकिन हमारी जो बुक में है वो MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट सॉरी सिलेबस में जो है वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का दिया हुआ है। तो इन 3 चीज़ों को हम नहीं देखेंगे। के बाद छठा जो टॉपिक है स्क्रैच, ये भी लैंग्वेज है, ये भी नहीं देखेंगे। उसके बाद ये आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमारे सिलेबस से रिलेटेड है तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब चलते हैं आगे। ये है पहला चैप्टर, कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर सिस्टम। अब तक हमने सीखा विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और पीसी माइक्रो कंप्यूटर। अब तक जो लास्ट क्लास थी, फोर्थ क्लास की जो किताब थी, उसमें हमने कंप्यूटर के टाइप्स देखे थे। टाइप्स कौन कौन से होते हैं? सबसे छोटा आता है माइक्रो कंप्यूटर, फिर आता है मिनी कंप्यूटर, फिर आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और सबसे बड़ा जो है जिसकी सबसे ज्यादा स्पीड होती है प्रोसेसिंग की, वो होता है सुपर कंप्यूटर। और एक चीज और हमने देखी थी, भारत का पहला कंप्यूटर। अगर भारत का पहला कंप्यूटर बात करें हम, भारत का पहला कंप्यूटर, भारत का पहला कंप्यूटर, इस बात को याद रखना, भारत का पहला कंप्यूटर है। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? टिफ रैक। भारत का पहला कंप्यूटर था टिफ रैक। कब आया था ये? 1960 में। 1960 में। टिफ रैक का पूरा नाम क्या होता है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, कैलकू कैलकुलेटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये टिफरेक का पूरा नाम है। भारत का पहला कंप्यूटर है ये। भारत का मतलब भारत में बना हुआ था। किसने बनाया था? टाटा इंस्टीट्यूट ने बनाया था। और अगर आपसे पूछे भारत में पहला कंप्यूटर, भारत में पहला कंप्यूटर कब स्थापित किया गया? कब स्थापित किया गया? 1956 में। 1956 में। ये देखो थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, 1960, यहाँ पर तो 1960 लिख रहे हैं, यहाँ 1956 लिख रहे हैं, क्योंकि ये भारत में पूछ रहा है, ये भारत में पूछ रहा है पहला कंप्यूटर। तो भारत, अगर क्वेश्चन आपको पूछे भारत में पहला कंप्यूटर कब स्थापित किया गया? 1956 में। इसका नाम था HEC, HEC 2M, HEC 2M। कहाँ इंस्टॉल किया गया था ये किया गया था कोलकाता के, कोलकाता में, कोलकाता में स्थापित किया गया भारतीय सांख्यिकी विभाग में, भारतीय सांख्यिकी विभाग में इसको स्थापित किया गया था। और इसका पूरा नाम क्या है? होलरिथ
इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, हॉलरिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। आपको ध्यान क्या रखना है, अगर वो पूछता है भारत का पहला कंप्यूटर, टिफ्रैक, डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये टिफ्रैक जो है भारत में ही बना था, किसने बनाया था, टाटा इंस्टीट्यूट ने। टिफ्रैक का पूरा नाम क्या है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का ध्यान रखना, यहाँ पे कंप्यूटर नहीं है, कैलकुलेटर आएगा। और ये कब बना था, 1960 में। अगर वो पूछ ले भारत में पहला कंप्यूटर कब स्थापित किया गया, तो 1956 में। उस कंप्यूटर का नाम क्या था, HEC2M, हॉलरिथ इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। कहाँ स्थापित किया था, कोलकाता में। कोलकाता के भारतीय सांख्यिकी विभाग के अंदर स्थापित किया गया था। ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे चलते हैं हमारे टॉपिक पे। वीडियो को रोक के इसको लिख लेना आप एक जगह, जहां भी आप नोट्स बना रहे हो वहां पे इसको लिख लेना। अब टॉपिक पे आते हैं अपने। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट के सिद्धांत पे काम करता है। सिद्धांत पूछ रहा है ये, कंप्यूटर का सिद्धांत। कंप्यूटर किस सिद्धांत पे काम करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। ये देखो, इनपुट, इनपुट कौन देता है, यूजर द्वारा इनपुट दिया जाता है। कंप्यूटर जो डेटा यूजर ने दिया उस पर प्रोसेस करता है, उसको स्टोर करना है, स्टोर करता है। प्रोसेस होने के बाद उसका कोई रिजल्ट है, जो रिजल्ट है वो कहाँ दिखाता है, यूजर को रिजल्ट दिखाता है। किसकी सहायता से, आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से। यूजर इनपुट किसकी सहायता से देता है, इनपुट डिवाइसेस, जो हमने लास्ट क्लासों में पढ़े हैं। आगे चलते हैं, कंप्यूटर के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। एक बात और माइंड में रखना, ये जो किताबें चल रही हैं, अगर आप कंप्यूटर को कभी देखा भी नहीं है, सुना भी नहीं है कंप्यूटर क्या चीज होती है, तो इन क्लासों को देख लेना। फर्स्ट से लेकर जितनी भी 10 तक जो क्लासें हैं, इसके अंदर आप पूरा कंप्यूटर का जानकारी हो जाएगी। कंप्यूटर होता क्या है, कैसे बना था, कहाँ से आया था, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इनपुट आउटपुट, जितना भी कंप्यूटर के रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप इजीली कर लोगे। तो अब देखो, कंप्यूटर के घटक। कंप्यूटर के 4 मुख्य घटक हैं, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। 4 होती है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस से यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है। उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस, जो यूजर ने उसको इनपुट दिया, जो डेटा दिया, उसके ऊपर प्रोसेस करता है। प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू करता है। प्रोसेस कौन करता है, सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन। कंप्यूटर का ब्रेन, दिमाग, मस्तिष्क किसको बोला जाता है, सीपीयू को बोला जाता है। तो एक आउटपुट डिवाइस, सीपीयू जो प्रोसेस करने के बाद जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उसका जो इंफॉर्मेशन बनती है, वो आउटपुट डिवाइस को दे देता है। आउटपुट डिवाइस के माध्यम से वो यूजर को मिल जाता है। स्टोरेज डिवाइस, मेमोरी, जहाँ भी डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखना है, सेव करके रखना है, वो स्टोरेज डिवाइस होता है। आगे चलते हैं, अब इनको थोड़ा डिस्कस करते हैं डीपली। इनपुट डिवाइस वह हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने व निर्देशों को प्रदान करने के लिए किया जाता है। डेटा इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, डेटा को इनपुट करने के लिए होता है। अर्थात इन डिवाइसेस की माध्यम से डेटा या निर्देश कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित किए जाते हैं या निर्देश दिए जा सकते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, ये कीबोर्ड है। माउस हो गया, ये क्या, स्कैनर हो गया। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, माइक्रोफोन ये जो लग रहे हैं, ये माइक्रोफोन, ये सारे क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। इनको पूरा डीपली हम लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं। यहाँ पे तो थोड़ा थोड़ा इनका बस ओवरव्यू दिया गया है। प्रोसेसिंग डिवाइस, कंप्यूटर का मस्तिष्क, ये आ गया ना मस्तिष्क, उसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यह गणनाओं और निर्देशों को प्रोसेस करता है, जिसका परिणाम आउटपुट डिवाइस पर प्रदर्शित किया जाता है। कंप्यूटर जब गणना कर लेता है, डेटा पे प्रोसेस कर लेता है, उसका जो रिजल्ट है वो कहाँ आपको शो होगा, वो आपको रिजल्ट शो होगा आउटपुट डिवाइस पे। आउटपुट डिवाइस पे आगे चलते हैं। अब आ गया आउटपुट डिवाइस।
इनपुट डिवाइस देख लिया, प्रोसेसिंग डिवाइस देख लिया, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होते हैं जो दिए गए निर्देशों को प्रोसेस करने के बाद उपयोगकर्ताओं को परिणाम विभिन्न माध्यम से प्रदर्शित करता है। अब ये माध्यम क्या है? प्रिंट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, कोई ग्राफिक्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आउटपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, ये सारे किसके उदाहरण है? आउटपुट डिवाइस के। ये जो इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, जितने भी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस हमारे सिलेबस के अंदर हम जो कवर कर रहे हैं, उन सब के नाम आप अलग से लिख के रख लेना, क्योंकि इनके सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है या निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। आगे चलते हैं। मेमोरी। मेमोरी क्या है? कंप्यूटर मेमोरी वह डिवाइस होती है जिसका इस्तेमाल डेटा और सूचनाओं को स्टोर करने के लिए किया जाता है। जो भी हम काम कर रहे हैं, हमें कोई सेव करके रखना है, हमारा डॉक्यूमेंट सेव करके रखना है, प्रेजेंटेशन सेव करके रखनी है, तो वो कहाँ पर सेव रहती है? मेमोरी। जैसे हमारा ह्यूमन बींग्स का, हमारा मानव का जो दिमाग होता है, जो दिमाग में हम क्या करके रखते हैं, कोई ना कोई यादाश्त रहती है, हमारी पुरानी जो मेमोरीज रहती हैं, तो हम उनको क्या करते हैं? दिमाग में स्टोर करके रखते हैं। ऐसे ही क्या करता है कंप्यूटर भी अपनी स्टोरेज डिवाइस के अंदर, मेमोरी के अंदर जो भी डेटा उसको स्टोर करके रखता है। स्टोर करने का कारण क्या है? जब भी इन फ्यूचर बाद में अगर हमें उसकी जरूरत पड़ती है तो अब हम उसको देख सकें। अब देखो, कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी के भी आगे पार्ट्स हैं, सेकेंडरी मेमोरी के भी आगे पार्ट्स हैं, वो सारे हम इसके अंदर देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी वह आंतरिक मेमोरी है जो सीपीयू के लिए डेटा और निर्देशों को संग्रहित करती है। यह अस्थायी होती है, अर्थात कंप्यूटर बंद होने पर डेटा स्वतः ही नष्ट हो जाता है। प्राइमरी मेमोरी जो है वो क्या होती है? अस्थायी होती है। देखो इसके अंदर ये जो चीज है ना, अस्थायी वाली है, ये थोड़ी सी गलत लिखी गई है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है? रोम आ जाता है, रोम आती है। लेकिन रोम क्या है? परमानेंट मेमोरी है, ये अस्थायी नहीं है, ये परमानेंट मेमोरी होती है। ये चीज याद रखना, आप इसको देख के कंफ्यूज मत हो जाना। ये परमानेंट मेमोरी होती है जो रोम है, इसका रीड ओनली मेमोरी, इसको सिर्फ पढ़ा जा सकता है, रीड ओनली मेमोरी। ये प्राइमरी मेमोरी में आती है, लेकिन ये परमानेंट है, ये अस्थायी नहीं है। ये जो है रैम है और कैश है, ये होती है अस्थायी या टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब कंप्यूटर बंद होने पर ये, इनके अंदर जितना भी डेटा है वो क्या हो जाता है? इरेज हो जाता है, डिलीट हो जाता है, साफ हो जाता है। तो ये अस्थायी मेमोरी होती है और ये परमानेंट मेमोरी होती है। ये जो है मेमोरी, ये परमानेंट है, ये वाली मेमोरी क्या है? परमानेंट मेमोरी है। और इसको क्या बोलते हैं? टेम्परेरी को और क्या बोलते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी, ये नाम याद रखना, इस नाम से कई बार पूछा जाता है। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? जो टेम्परेरी मेमोरी होती है, अस्थायी मेमोरी होती है, उन्हीं को क्या बोला जाता है? वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब वाष्पीकृत। कंप्यूटर बंद हो गया तो वो क्या हो जाती है? उड़ जाता है, उसके अंदर जितना भी डेटा है साफ हो जाता है। परमानेंट इसको क्या बोला जाता है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल जो स्थायी मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल भी बोला जाता है उसको। तो ये जो चीज है ना अस्थायी, जो यहाँ पर लिखी हुई है, इसका थोड़ा सा अपने दिमाग में ध्यान रखना। यहाँ अस्थायी थोड़ा सा गलत लिखा गया है। यहाँ पर सिर्फ इतना समझ लो, प्राथमिक मेमोरी वह आंतरिक मेमोरी है जो सीपीयू के लिए डेटा और निर्देशों को संग्रहित करती है। आंतरिक मेमोरी होती है, ये कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी है। आंतरिक मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में तीन चीजें आ जाएंगी, रैम, रोम और कैश। अगर वो परमानेंट और टेम्परेरी में चला जाए तो इस बात का याद रखना। अब देखो, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, और कैश मेमोरी क्या होती है? रैम से भी थोड़ी सी छोटी होती है रैम से, लेकिन इसकी जो स्पीड होती है वो रैम से भी ज्यादा होती है। सबसे हाईएस्ट स्पीड किसकी होती है? कैश की। उसके बाद आती है रैम की, रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद आती है रोम की, रीड ओनली मेमोरी। ये जो चीज है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सबसे निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो कैश मेमोरी है, वो याद रखना आप। कैश मेमोरी सबसे तेज गति की मेमोरी होती है। आगे चलते हैं, द्वितीयक मेमोरी।
सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में कंप्यूटर की वह मेमोरी जिसका उपयोग डेटा एवं प्रोग्राम को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है, द्वितीयक मेमोरी कहलाती है। इसे सहायक स्टोरेज भी कहा जाता है। द्वितीयक मेमोरी जो एक्सटर्नल मेमोरीज होती हैं जो अलग से यूज किए जाती है उनको क्या बोल देते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज। उसके बाद आता है हार्डवेयर। कंप्यूटर के वे भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं और देख सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, हार्डवेयर। जिन्हें हम छू और देख सकते हैं, ये बात याद रखना। हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या होती है, कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिन्हें हम देख भी सकते हैं और हाथ भी लगा सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब किस में आते हैं, हार्डवेयर में आते हैं। अब ये देखो एक सारणी दी गई है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के आपको हार्डवेयर दिखा दिए, हार्डवेयर और उनके उपयोग। इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस इनका उपयोग निर्देश देने के लिए किया जाता है। इनपुट डिवाइस निर्देश देने के लिए किया जाता है। यूजर किसको इंस्ट्रक्शन देता है, इनपुट डिवाइस से इंस्ट्रक्शन किसको जाता है, सीपीयू को जाता है। उदाहरण माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन। जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस और ये सारे किसके आते हैं, इनपुट डिवाइस के। उसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइस निर्देशों को प्रोसेस करने के लिए किया जाता है। इसका उदाहरण सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको ब्रेन बोला जाता है। आउटपुट डिवाइस, यह हमें कंप्यूटर पर किए गए कार्य का परिणाम, रिजल्ट प्रदर्शित करता है। कौन कौन से हो गए, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। ये जो उदाहरण है यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे उठते हैं, इनको आप याद कर लेना, लिख के रख लेना कहीं एक जगह पे। इनपुट डिवाइस कौन से हैं, आउटपुट डिवाइस कौन से हैं। उसके बाद आता है स्टोरेज डिवाइस, स्टोर करने के लिए डेटा को। हार्ड डिस्क हो गया, डीवीडी हो गया, सीडी हो गया, पेन ड्राइव। डीवीडी डिजिटल वर्चुअल डिस्क, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क और पेन ड्राइव। उसके बाद चलते हैं आगे। हाइब्रिड डिवाइस, हाइब्रिड डिवाइस कौन से होते हैं, ऐसे डिवाइस जिनका उपयोग हम कंप्यूटर में इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट भी ले सकते हैं। जैसे हमारा मोबाइल स्क्रीन हो गया, हमारा टच मोबाइल जो होता है वो, उसमें हम टच भी कर सकते हैं, मतलब हम इनपुट भी दे रहे हैं और टच करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो भी उसी स्क्रीन पे मिल रहा है। तो हमारा जो टच स्क्रीन वाला मोबाइल स्मार्टफोन है वो क्या हो गया, हाइब्रिड डिवाइस है। जैसे मोबाइल फोन हो गया, IFPD इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जो अभी आप देख रहे हो वो क्या है, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले। ये पूरी क्या है, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले। IFP मैं लिख रहा हूँ, इनपुट भी दे रहा हूँ और वो आपको दिखाई भी दे रहा है, तो ये क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया। आगे चलते हैं। क्या आपको डायग्राम दिए गए हैं इसके, मोबाइल फोन हो गया, ब्लूटूथ हेडफोन हो गया, और ये IFPD इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले। आगे सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, निर्देशों का समूह, निर्देशों का समूह। बस इतना याद रखना आप, निर्देशों का जो समूह होता है उसे क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर बोला जाता है। और सॉफ्टवेयर को हम सिर्फ देख सकते हैं, छू नहीं सकते, तो ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर, छू नहीं सकते। अब देखो सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लास्ट क्लासेज में भी हमने डिस्कस किया था, दोबारा भी डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा एडवांस में जा रहे हैं धीरे धीरे इसके अंदर। सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो सिस्टम को चलाने का काम करते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो यूजर अपने पर्सनल काम के लिए उपयोग में लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर मूल रूप से कंप्यूटर की आंतरिक कार्य प्रणाली और हार्डवेयर डिवाइस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर और स्टोरेज डिवाइस आदि को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर के साथ जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेज लगे हुए हैं, उनकी जो अंदर मेमोरी है, सारों को कंट्रोल करने का काम किसका होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है। यह एक तरह से हार्डवेयर और यूजर एप्लीकेशन के बीच इंटरफेस है। हार्डवेयर और यूजर एप्लीकेशन के बीच इंटरफेस किसे बोला जाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो कंप्यूटर हमारा किसी काम का नहीं है, हम उसको यूज नहीं कर सकते। सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, विंडोज, मैक, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे किसके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। डिवाइस ड्राइवर हो गए, जितने भी आप डिवाइस यूज कर रहे हो उनके लिए ड्राइवर्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं। बिना ड्राइवर्स के हम किसी भी डिवाइस को यूज नहीं कर सकते, उसका पहले ड्राइवर इंस्टॉल किया जाता है फिर उसको एक्सेस किया जाता है। तो ये सारी सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
एप्लीकेशन जो किसी विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है। विशिष्ट कार्य वही बात आ गई, यूजर अपने पर्सनल मोटिवेशन के लिए, पर्सनल कोई एम के लिए उसका यूज कर रहा है, तो वो क्या हो गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। जैसे कोई डॉक्यूमेंट बना रहा है, कोई एप्लीकेशन लिख रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, तो वो सारे एप्लीकेशन हो गए। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड हो गया, लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया, ग्राफिक सॉफ्टवेयर फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एमएस पावर पॉइंट हो गया, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हो गया, वीडियो प्लेयर सॉफ्टवेयर वीएलसी, एमएक्स प्लेयर, ये सारे, बिलिंग सॉफ्टवेयर, टिकटिंग सॉफ्टवेयर, तो ये सारे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर ये हमारे सिस्टम में नहीं है तो भी हमारा सिस्टम काम करता है। तो बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के तो सिस्टम चल जाएगा, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना हमारा सिस्टम नहीं काम कर। आगे चलते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर में टेक्स्ट टाइप करना है, टेक्स्ट को अट्रैक्टिव बनाना है। एमएस वर्ड, वर्ड पैड, लिब्रे ऑफिस राइटर, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये जो उदाहरण दे रहे हैं ना आपको, ये जो उदाहरण है, इनको आप याद रखना, इनके सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो आपको याद रहना चाहिए, एमएस वर्ड हो गया, वर्ड पैड हो गया, लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया। तो बार बार इनका नाम में लेते भी रहते हैं हम वीडियो में, ताकि आपको ध्यान में रहे कि वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, काफी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है ये। आगे चलते हैं, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, जिनका उपयोग चित्र, इमेज को बनाने और संपादित करने के लिए किया जाता है, वो कौन से होते हैं, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। कोई एनिमेशन बनाना है, कोई इमेज में चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो वो सब किस में आते हैं, ग्राफिक्स में आते हैं, एडिट करना। कुछ प्रमुख ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ब्लेंडर, फोटोशॉप, कोरल पेंट, ऑटोडेस्क। इन नाम को आप याद रखना, ब्लेंडर, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, ऑटोडेस्क, माया, ये सारे कौन से हैं, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। नाम याद रखना, इसका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की एक श्रेणी है जिसका डिजाइन विशेष रूप से उपयोगकर्ता को टेक्स्ट, इमेजेस और ऑडियो वीडियो को एक साथ जोड़कर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। प्रेजेंटेशन, जैसे कहीं आपने को रिप्रेजेंट करना है किसी चीज को, तो उसकी एक प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। प्रेजेंटेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके अंदर स्लाइड्स बनती हैं, पेज नहीं बनते हैं, स्लाइड्स बनती हैं, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3। तो वो स्लाइड में क्या होता है, इसके अंदर ऑडियो भी लगा सकते हैं, वीडियो भी लगा सकते हैं, और इसके अंदर अलग अलग डिजाइन्स भी होते हैं, तो ताकि वो जो स्लाइड बनी है, प्रेजेंटेशन बनी है, वो अट्रैक्टिव दिखे। तो उसके लिए क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। यह कहानी सुनाने, जानकारी प्रदान करने में सहायक होते हैं। जैसे आपकी जो क्लासेस बनती हैं, तो वो पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बनती है, उसके बाद पीडीएफ में बनाकर यहाँ पर आपको दिखाई जाती है। कुछ प्रमुख प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस हो गया, गूगल स्लाइड। ये जो नाम है ना, इनको आप भूलना नहीं है, याद रखने हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और गूगल स्लाइड्स। आगे चलते हैं, ये इनका यूआई दे दिया, ये यूआई है इनका। अब आगे देखो, फर्मवेयर। फर्मवेयर क्या होता है, फर्मवेयर एक प्रोग्राम है जो हार्डवेयर उपकरणों को संचालित करने के लिए, हार्डवेयर उपकरणों को संचालित करने के लिए उनकी मेमोरी में एम्बेड किया जाता है। जो हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, उनके साथ ही उनकी जो मेमोरी, उनके अंदर भी एक छोटी सी मेमोरी होती है, उसके अंदर उनके जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो उसके अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं। तो उसी को क्या बोल देते हैं, फर्मवेयर। एक प्रोग्राम है, इसको याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। फर्मवेयर, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्मवेयर किसे बोला जाता है, या फिर ये आपको दे देंगे तो पूछ लेंगे इसे क्या बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फर्मवेयर, जो क्या होते हैं, हार्डवेयर डिवाइस के साथ एम्बेड, उनकी मेमोरी के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड किए होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फर्मवेयर। उसके बाद कंप्यूटर के उपयोग, उपयोग तो बिल्कुल इजी से हैं। घर में कंप्यूटर का, जैसे परिवार के सदस्य अपने कार्यालय संबंधी कार्य, ऑनलाइन पेमेंट हम करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट, मेल करना, वीडियो कॉल, मनोरंजन आदि के लिए। व्यवसाय में पूरा व्यवसाय मैनेज होता है, बिलिंग मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉय मैनेज हो गया,
और जितने भी इसके अंदर आदान प्रदान है, ट्रांजिशंस होती हैं, वो सारी इसके अंदर कंट्रोल हो जाती है। विद्यालय में ऑनलाइन क्लासेस के लिए और बच्चों के रिकॉर्ड रखने के लिए आजकल स्कूलों में सब चीज़ें क्या हो गई हैं, ऑनलाइन हो गई हैं। आगे चलते हैं। बैंक में तो ये सीधे सीधे यूज है, इसके अंदर कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बैंकों में आप बैंक जाते ही रहते हो, उसके अंदर देखते हो बैंकों में कैसे कैसे हर जगह कंप्यूटर लगे होते हैं। आप पर्ची काटते हो, ट्रांजेक्शन क्या है कंप्यूटर पे इंसर्ट करते हैं, आपके अकाउंट नंबर डालते हैं। अस्पतालों में जाते ही आप आजकल हाथ से पर्ची तो कटती नहीं है, जाके आप खिड़की पे उसको आधार कार्ड देते हो, फिर आधार कार्ड से वो उसके अंदर एंट्री करता है कंप्यूटर से, वो प्रिंट निकाल के आपको देते हैं। रक्षा क्षेत्र में, कार्यालय में, अनुसंधान में, संचार में, रेलवे में, ये बिल्कुल इजी से इनके यूज। आगे देखो कंप्यूटर के लाभ। लाभ देखो भाई, मल्टी टास्किंग, एक ही समय पर मल्टीपल टास्क, मल्टीपल काम करने वाला। जैसे एक ही समय पर आप डॉक्यूमेंट भी बना रहे हो, साथ में नेट पे कुछ ढूंढ भी रहे हो, गूगल भी कर रहे हो, नेट सर्फिंग भी कर रहे हो, साथ में म्यूजिक भी सुन रहे हो, तो मल्टीपल टास्क एक ही टाइम पर हो जाते हैं। गति, कंप्यूटर की स्पीड ह्यूमन बीइंग से ज़्यादा है, इंसानों से सबसे तेज कैलकुलेशन कंप्यूटर की होती है, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन भी ये फुर्ती से कर लेता है। सटीकता, एक्यूरेसी, ये जो विशेषता है ना, इनको याद रखने वाला है आपको। ये विशेषताएं पूछी जाती है क्वेश्चन पेपर में। सटीकता, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, कंप्यूटर कोई भी जो गणना करता है उसके अंदर गलती नहीं करता है। गलती किससे होती है, जो डेटा इंसर्ट किया हुआ है, कई बार वो रो डेटा चला जाता है, तब वो जो रिजल्ट है वो गलत आता है। तो एक्यूरेसी। डेटा सिक्योरिटी, डेटा को संरक्षित रख उसे संक्रमित होने, चोरी होने, गलत हाथों में जाने से बचाने का कार्य। जैसे अपने मोबाइल पे हम पासवर्ड लगाते ही हैं, तो वो चीज़ आ गई इसके अंदर। संचार, कम्युनिकेशन, दूर दराज बातें कर सकते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। जैसे आप दूर बैठे क्लास को देख रहे हो, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हो, तो घर बैठे इसका यूज कर रहे हो। भंडारण, स्टोरेज, कितना भी स्टोरेज कर लो, जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है, मोबाइल की कैपेसिटी जैसे 128 है तो 128 जीबी तक उसके अंदर चला जाएगा, डेटा स्टोर कर सकते हो। स्वचालन, कंप्यूटर की सहायता से बहुत सारे कार्यों को स्वचालित किया जा सकता है, जिससे काफी समय की बचत होती है। आजकल ऑटोमेटिक हो जाते हैं काफी काम, जैसे छोटा सा एग्जांपल है, अलार्म है, अलार्म सुबह अपने आप बज जाता है। तो ऐसे काफी काम है जो ऑटोमेटिक होते हैं। कंप्यूटर से संबंधित हानियां, अब इतने इसके बेनिफिट्स तो देख लिए, इसके साथ इसकी हानियां भी आएंगी। कोई भी अगर दवाई बनती है तो उसके इफेक्ट्स भी होते हैं, कुछ गलत इफेक्ट्स भी होते हैं। जैसे कंप्यूटर के क्या है, वायरस, वायरस आ जाते हैं। वायरस से क्या होता है, वायरस क्या है, वायरस भी एक प्रोग्राम है। अगर वायरस पूछे तो वायरस भी एक क्या है, प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है, निर्देशों का एक समूह है। वायरस क्या है, बनाया जाता है ताकि दूसरों के फाइलों को करप्ट किया जा सके, उनके सिस्टम को हैक किया जा सके। ये क्या है, कंप्यूटर में वायरस का खतरा बना रहता है। वायरस के माध्यम से हमारी महत्वपूर्ण जानकारी और डेटा को नष्ट या चुरा कर दुरुपयोग किया जा सकता है। वायरस से हमारा सिस्टम भी स्लो हो जाता है। अब साइबर क्राइम, आजकल साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा चल रहे हैं। तो क्रेडिट कार्ड की अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो चली जाती है, अकाउंट्स खाली हो जाते हैं, किसी को ब्लैकमेल भी किया जाता है, तो ये सब साइबर क्राइम में आते हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी काफ़ी आज बड़ा रूप ले चुकी है। ये मोबाइल सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, अपना जो मस्तिष्क है, जो माइंड में क्या तनाव रहने लग गया है, नींद कम आने लग गई है। ज़्यादा से ज़्यादा वो टाइम किसके साथ बिता रहे हैं, मोबाइल के साथ बिता रहे हैं। पढ़ने तक तो ठीक है, लेकिन जो दूसरी चीज़ें चल रही हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, दूसरी वीडियोस देख रहे हैं बिना ही काम की, तो वो क्या करती है, हमारे माइंड को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रही है, अपने माइंड को क्या कर रही है, नुकसान कर रही है। उसके बाद पर्यावरण, पर्यावरण पे कैसे इफेक्ट हो रहा है, जैसे कोई सिस्टम खराब हो गया, कंप्यूटर की कोई कीबोर्ड खराब हो गया, कोई डिवाइस खराब होगी, तो उसको हम फेंक देते हैं, तो वो उसको क्या बोलते हैं, वो भी हमारे अपने जो एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, ई ई कचरा बोला जाता है जिसको। समझ गए, आगे चलते हैं। चैप्टर में हमने क्या देखा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट प्रोसेस आउटपुट के सिद्धांत पर काम करता है। सॉफ्टवेयर के मुख्य दो प्रकार होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए डिजाइन किया जाता है, और
सिस्टम सॉफ्टवेयर जो क्या किसके लिए होता है, सिस्टम को चलाने के काम आता है। कंप्यूटर के मुख्य लाभ मल्टीटास्किंग, गति, सटीकता, डेटा सुरक्षा, संचार, भंडारण, स्वचालन। इसको आप याद रख लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके लाभ है या विशेषताएं इसकी है तो याद रखना आप। आगे चलते हैं, ये अभ्यास कार्य है, इसको हम नहीं करेंगे। स्टोरेज उपकरण, ये आ गया स्टोरेज, ये हमारे सिलेबस में है। स्टोरेज डिवाइस क्या है, अब देखो कितना बढ़िया एग्जांपल देके बताया है। जो जानता ही नहीं है स्टोरेज, कभी सुना ही नहीं है नाम क्या होता है स्टोरेज डिवाइस, वो भी इसको पढ़कर आराम से समझ लेगा भी हाँ अब ठीक है स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। स्टोरेज डिवाइस वह उपकरण होते हैं जिनका उपयोग वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। सुरक्षित रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, स्टोरेज डिवाइस का। जैसे घरों में अलमारी होती है, रेफ्रिजरेटर होता है, बॉक्स, डब्बे, तो इन सारों को क्या बोला जाता है, स्टोरेज, सुरक्षित रखने के लिए। आगे चलते हैं। इसी तरह क्या है, कंप्यूटर में डेटा को सुरक्षित रखने के लिए स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ये देखो स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया। मेमोरी का वर्गीकरण, मेमोरी का वर्गीकरण देखो, इसको पूरा ध्यान से देखना, आपको अपने सिलेबस के अंदर साफ साफ दिया गया है, ये मेमोरी का पार्ट है, रैम, रोम और ये सारी मेमोरी। सबसे पहले आती है प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी जिसको बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, रैम, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस, बड़ा करते हैं, मेमोरी। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और एक होती है कैश। ये तो होती है सारी प्राइमरी मेमोरी। इसका नाम याद रखना, प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सी आती है, रैम आती है, रोम आती है और कैश आती है। एक रजिस्टर आती है, उसको हम नहीं पढ़ रहे हैं। तो सबसे इनमें सबसे तेज पूछ ले आपको, सबसे तेज होती है कैश, फिर आती है रैम, फिर आती है रोम। के बाद सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में आ जाते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज आ जाते हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज आते हैं और फ्लैश ड्राइव आ जाती है। तो ये सारी होती है सेकेंडरी मेमोरी। अभी इनके पूरा डिस्कस देखेंगे, इसके अंदर पूरा दिया हुआ है। प्राथमिक मेमोरी को कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, मेन मेमोरी बोला जाता है प्राथमिक मेमोरी को। यह कंप्यूटर को चलाने के लिए आवश्यक होती है। यह 3 प्रकार की होती है, रैम, रोम और कैश। रैम, रोम और कैश, इन्हें आंतरिक इंटरनल स्टोरेज के रूप में भी जाता है। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं, इंटरनल स्टोरेज या मेन मेमोरी या फिर प्राइमरी मेमोरी बोल दो। अब ये होती है रैम, ये होती है रोम और ये होती है कैश। ये सारी आप अगर सीपीयू को कभी खोल के देखो, के अंदर आपको ये सारी दिख जाएंगी। आगे चलते हैं। टेबल के माध्यम से आपको अंतर बताया गया है रैम, रोम और कैश के अंदर। अंतर देखते हैं, देखिए क्या है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। कैश सीपीयू के एक छोटा और तेज मेमोरी घटक है। बार बार बोल रहा हूँ, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है, कैश होती है, अगर कैश, रैम और रोम की बात करें तो। और इससे भी तेज आती है फिर रजिस्टर। यह अस्थाई मेमोरी है। रैम क्या है, अस्थाई, वोलेटाइल। वोलेटाइल अभी हमने पीछे, इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था वोलेटाइल मेमोरी। उसके बाद आती है यह स्थाई मेमोरी है, नॉन, वो जो हमने वहां बात की थी ना, वहां अस्थाई लिखा हुआ था, तो वहां पर हमने इसको करेक्शन किया था, नॉन वोलेटाइल किया था, स्थाई मेमोरी किया था। उसके बाद आती है कैश, यह एक अस्थाई मेमोरी है। ये क्या है, अस्थाई मेमोरी है। उसके बाद इसकी गति तेज है परंतु कैश मेमोरी से अपेक्षाकृत धीमी है। कैश से तेज नहीं है, तेज है रैम की मेमोरी लेकिन कैश से कम रहती। इसकी गति सामान्य है, इसकी गति सबसे तेज है। यह कंप्यूटर के उस डेटा को संग्रहित करता है जिसे तुरंत प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं तो वो किस में सेव रहता है, रैम के अंदर सेव रहता है। इसका उपयोग कंप्यूटर को चालू करने के लिए किया जाता है। जो बूटिंग के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कंप्यूटर जो स्टार्ट होने की जो प्रोसेस है, वो सारे किस में रहते हैं, रोम में रहते हैं। कैश मेमोरी सीपीयू की प्रोसेसिंग गति को बढ़ाती है। सीपीयू जो अपना प्रोसेस कर रहा है, काम कर रहा है, उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए किसका काम होता है, कैश मेमोरी का काम होता है।
आगे चलते हैं। सेकेंडरी, द्वितीयक। द्वितीयक मेमोरी एक प्रकार की नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल मतलब जो परमानेंट होती है, वाष्पीकृत नहीं होती मेमोरी है, जिसे सीधे सीपीयू के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता, तो सीपीयू के द्वारा सीधा एक्सेस नहीं किया जाता। सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का हिस्सा नहीं होती है, इसे कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं, अलग से इसको कनेक्ट किया जाता है। इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है, हमेशा के लिए स्टोर रहता है, यानी कि कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इसके अंदर डेटा सुरक्षित रहेगा। आगे चलते हैं। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक होती है। सेकेंडरी स्टोरेज जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी से ज़्यादा स्टोर डेटा को स्टोर कर सकता है। इन्हें बाह्य भंडारण, एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है। द्वितीयक मेमोरी तीन प्रकार की होती है, ऑप्टिकल स्टोरेज, मैग्नेटिक स्टोरेज तथा फ्लैश मेमोरी। अभी पूरा देखेंगे ऑप्टिकल स्टोरेज में क्या आता है, मैग्नेटिक स्टोरेज में क्या आता है और फ्लैश मेमोरी में क्या आता है। आगे चलते हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज, ये देखो, ये होता है ऑप्टिकल स्टोरेज। यह डिवाइस सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए एवं उन्हें पढ़ने के लिए प्रकाश किरणों, लेजर बीम का उपयोग, ये नाम याद रखना, प्रकाश किरणों का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए सीडी, सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिवाइस, कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी, डिजिटल वर्चुअल डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क, ब्लूरे डिस्क, ये सारी क्या होती हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क या ऑप्टिकल स्टोरेज। ऐसे राउंड राउंड होती है, गोल गोल, पहले चलती थी, आजकल काफी कम इनका चलन है, बंद हो गई है कि इनकी स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम सीडी की होती थी, फिर डीवीडी और इससे भी ज्यादा होती थी ब्लूरे की। आगे चलते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज, मैग्नेटिक स्टोरेज यह उपकरण सूचनाओं को लिखने, संग्रहित करने के लिए चुंबकीय तरंगों, चुंबकीय तरंगों का यूज करती है। चुंबकीय तरंगों का, ये किसका यूज करती थी, लेजर बीम्स का। ऑप्टिकल स्टोरेज किसका यूज करते हैं, लेजर बीम्स का। और मैग्नेटिक स्टोरेज किसका यूज करते हैं, चुंबकीय, मैग्नेटिक रेज का, चुंबकीय तरंगों का। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस में डेटा, सूचना सेक्टर, स्पॉट या ट्रैक में मैग्नेटिक चार्ज। अब देखो, सेक्टर, स्पॉट या ट्रैक, ये क्या होता है, जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है जहां पर डेटा स्टोर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। ये ट्रैक हो जाते हैं, इनको ट्रैक बोला जाता है, ये ट्रैक। और सेक्टर, इन्हीं के बीच में इसको क्या कर जाता है, पार्टीशन किया जाता है, इनको क्या किया जाता है, पार्टीशन कर दिया जाता है। तो ये क्या हो गए, सेक्टर हो गए। ये एक क्या हो गया, सेक्टर, सेक्टर। ये क्या हो गए, ये सारे क्या हैं, सेक्टर। जो पार्टीशन, ट्रैक को जब अलग अलग पार्टीशन में डिवाइड कर दिया तो वो सेक्टर बन गए। ये पूरा एक सर्किल जो है वो ट्रैक होता है। हमारी जो हार्ड डिस्क है वो मैग्नेटिक स्टोरेज होती है, फ्लॉपी डिस्क है वो भी मैग्नेटिक स्टोरेज। फ्लॉपी डिस्क पहले चलती थी, आजकल नहीं है। मैग्नेटिक डिस्क, ये सारे किस में आते हैं, मैग्नेटिक स्टोरेज में आते हैं। आगे चलते हैं। फ्लैश मेमोरी, फ्लैश और यह डिवाइस में सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए सिलिकॉन चिप का उपयोग करते हैं। सिलिकॉन चिप का, मैग्नेटिक डिस्क में मैग्नेटिक रेज का यूज करते हैं, इसमें सिलिकॉन चिप का। यह हार्ड डिस्क जैसे अन्य स्टोरेज डिवाइस की तुलना में अधिक गतिमान, अधिक स्पीड होती है इनकी। उदाहरण के लिए यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव। यूएसबी का पूरा नाम याद रखना, यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड, सॉलिड स्टेट एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एनवीएमई, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस।
ये सारे क्या होती हैं, फ्लैश मेमोरी। जो हमारी पेन ड्राइव आप देखते हो वो किस में आती है, फ्लैश मेमोरी में आती है। आगे चलते हैं, मेमोरी की इकाइयां। मेमोरी की इकाइयां देखो, इसमें से क्वेश्चन बहुत बार उठता है, मेमोरी की इकाइयां। डेटा सूचनाओं को मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। मेमोरी स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को बिट, बिट बोला जाता है। मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे बिट बोला जाता है। बिट में क्या होता है, बाइनरी डिजिट 0 और 1 के रूप में जाना जाता है। बिट में दो ही डिजिट होते हैं, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, 0 और 1, क्योंकि कंप्यूटर 0 और 1 को ही समझता है। सूचना संग्रहण की क्षमता के आधार पर मेमोरी इकाइयां, ये देखो ये टेबल दे दिया आपको, 8 बिट। ये जो टेबल है ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन उठते हैं। 8 बिट किसके बराबर होता है, 1 बाइट के। 1024 बाइट 1 किलोबाइट के, फिर 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट 1 पेटाबाइट, फिर पेटाबाइट एक्साबाइट, 1024 एक्साबाइट जेटाबाइट। फिर आता है, इसके बाद भी आता है 1024 जेटाबाइट, ये किसके बाद इक्वल होता है, 1 योटाबाइट, योटाबाइट। फिर आता है 1024 योटाबाइट किसके इक्वल होता है, 1 योटाबाइट ब्रोंटोबाइट, ब्रोंटोबाइट। उसके बाद आता है 1 ब्रोंटोबाइट किसके बराबर होता है, 1024 ब्रोंटोबाइट। 1024 ब्रोंटोबाइट किसके इक्वल हो गया, 1 योप बाइट, योप बाइट जिसे बोला जाता है। ये याद रखना इस तालिका को, यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन उठकर आते हैं। 1 बाइट कितने बिट के इक्वल होता है, या 1 किलो बाइट कितने बाइट के इक्वल होता है। एक चीज और याद रखना, 4 बिट का जो समूह है, 4 बिट के समूह को क्या बोला जाता है, निब्बल। इस पे स्टार लगा लेना, ये बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि बिट बाइट इनको तो याद रखने हैं, निब्बल जो होता है वो बीच में याद नहीं रहता है। 4 बिट का जो समूह है, 4 बिट कैसे हो गए, जैसे 1010, ये 4 बिट होगी, इसके समूह को क्या बोला जाता है, एक निब्बल, निब्बल बोला जाता है। आगे चलते हैं, ये हमारा चैप्टर हो गया अभ्यास कार्य, को भी थोड़ा देख लेते हैं। मुख्य बिंदु क्या देखा हमने चैप्टर में, ऐसे उपकरण जिनका उपयोग डेटा और सूचनाओं को संग्रहित करने और पुनः उपयोग प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उन्हें स्टोरेज डिवाइस या मेमोरी कहते हैं। मेमोरी किसे कहते हैं, मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल, वो भी हमने देखा। प्राइमरी मेमोरी 3 प्रकार की होती है, रैम रोम और कैश, रैम रोम और कैश। देखो रोम, ये जो प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम रोम है ना, इनके भी आगे पार्टीशन होते हैं। ये एस रैम भी होता है, डी रैम भी होती है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, उनका हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे आएंगे अभी इनका पार्ट। और रोम भी आगे 3 तरह की होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल ईपी रोम, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो रोम भी आगे 3 तरह की होती है, उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। द्वितीयक मेमोरी में ऑप्टिकल स्टोरेज देखा, मैग्नेटिक स्टोरेज देखा और फ्लैश मेमोरी देखी। आगे चलते हैं, ये वर्ड प्रोसेसिंग, ये जो चैप्टर है ये हमारे सिलेबस में है, लेकिन अलग तरीके से है। हम इस चैप्टर के अंदर जो किताब में दिया हुआ है वो वर्ड प्रोसेसर दिया हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर का, लिब्रे ऑफिस का जो राइटर है उसको पढ़ाया गया है, लेकिन हमारे जो सिलेबस में है वो MS वर्ड है। तो जब हम MS वर्ड पढ़ेंगे तो उसके अंदर पूरा वर्ड प्रोसेसर हम देखेंगे, अभी इसको हम स्किप कर रहे हैं। वर्ड प्रोसेसर और प्रेजेंटेशन का हमने सारा देख लिया, क्या चीज़ें होती है, ये ऑब्जेक्ट्स जोड़ना ये भी हम नहीं देखेंगे। उसके बाद प्रेजेंटेशन, यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन इन्होंने दिखाया है वो लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस है, लिब्रे ऑफिस का इम्प्रेस है, और हमारे जो सिलेबस में है वो MS पावर पॉइंट है।
तो पावर MS पावर पॉइंट को हम पढ़ेंगे, लिब्रे ऑफिस से हमारा कोई लेना देना नहीं है, इसको एक बार स्किप कर देते हैं, आगे चलते हैं। स्क्रैच, ये लैंग्वेज है, ये भी हमें नहीं पढ़नी है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आगे चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हमने पिछली क्लासों में भी देखा था, दोबारा देखते हैं इसको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनें, विशेषकर कंप्यूटर सिस्टम द्वारा मानव बुद्धिमत्त प्रक्रियाओं, ह्यूमन इंटेलिजेंस का अनुकरण, इमिटेशन है। AI एक विशिष्ट अनुप्रयोगों में एक्सपर्ट सिस्टम, नेचुरल लैंग्वेज ट्रांसलेटर, वाक पहचान, वॉइस डिटेक्शन और मशीन विजन शामिल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो उसके अंदर वॉइस असिस्टेंट होते हैं, आप बोलकर कुछ भी सर्च कर सकते हो, बोलकर आप उसको कमांड्स दे सकते हो, तो वही AI होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया देखो, जॉन मैकार्थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जनक है वो कौन है? जॉन मैकार्थी, फादर ऑफ AI, फादर ऑफ AI, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। AI के जो जनक है वो फादर किसे बोला जाता है? जॉन मैकार्थी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत बार। आगे स्मार्ट होम, AI देखो कहाँ यूज हो रहा है स्मार्ट होम में, जहाँ उपकरणों का मोबाइल या अन्य नेटवर्क डिवाइस का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के साथ कहीं से भी स्वचालित रूप से नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे कोई गेट है, उसको लॉक करना है तो वहां से कर सकते हैं। हमारा फ्रिज ऑन है, उसको हम कहीं बैठे भी बंद कर सकते हैं AI की सहायता से। कोई लाइट जल रही है, उसको AI की सहायता से हम बंद कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? जैसे उपयुक्त है घर की सुरक्षा, तापमान, प्रकाश व्यवस्था और होम थिएटर जैसे कार्यों को दूर से संचालित करने की सुविधाएं मिलती है। नॉर्मल सी बात है, AI से आप AI से तो काफी फेमिलियर हो, AI का तो यूज बहुत करते हो आप, पूरा दिन AI के अंदर ही रहते हैं। स्मार्ट होम के बाद AI पावर डिवाइस, जैसे आवाज से आदेशित नहीं कर सकते। दो तरह के देखो, आवाज स्मार्ट स्पीकर जो कि इसमें होते हैं वॉइस कमांड, वर्चुअल असिस्टेंट जैसे गूगल असिस्टेंट हो गया, अमेजोन का एलेक्सा हो गया, और सीरी किसका है? एप्पल का हो गया। वो सारे वॉइस असिस्टेंट हो गए। और जो नॉन वॉइस कमांड है, जैसे गेम्स, AI गेम्स हो गए। गूगल लेंस क्या है? कोई इमेज है उसको स्कैन करने का काम करता है। कोई टेक्स्ट आपने लिखा है तो गूगल लेंस क्या करता है? उसको सॉफ्ट कॉपी बना देगा पूरे टेक्स्ट की, तो वो गूगल लेंस। ये नॉन वॉइस AI सिस्टम हो गए। आगे चलते हैं। स्मार्ट स्पीकर, आजकल स्मार्ट स्पीकर बहुत चलते हैं। अपने बोलने से ही गाने को आगे कर देगा, गाने को पॉज कर देगा, वॉल्यूम अप कर देगा, वॉल्यूम कम कर देगा। तो वो सारे किस में आते हैं? स्मार्ट स्पीकर में। इसमें एक इंटीग्रेटेड वर्चुअल असिस्टेंट होता है। इंटीग्रेटेड वर्चुअल असिस्टेंट, जो एक हॉट वर्ड कमांड, जैसे हॉट वर्ड जैसे हम बोलते हैं ओकल गूगल, तो ये क्या होता है? एक हॉट वर्ड होता है। इसका नाम याद रखना। ओके जो गूगल है वो हॉट वर्ड है। किसका है? गूगल असिस्टेंट का, गूगल असिस्टेंट का, गूगल असिस्टेंट का। अभी एक नया मार्केट में है ग्रोक नाम से, जो किसका है? एक्स का है। एक्स मतलब ट्विटर का है। इंटीग्रेटेड क्रियाएं और हैंड्स फ्री कार्य प्रदान करता है। स्मार्ट स्पीकर के कुछ उदाहरण गूगल नेस्ट, ऑडियो, अलेक्सा, ये सारे स्मार्ट स्पीकर के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। वीडियो गेम्स, गेमिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाता है ताकि किसी वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे प्लेयर्स या खिलाड़ियों को खेल का वास्तविक अनुभव, मतलब वर्चुअल इफेक्ट देता है उसके अंदर। जैसे वो खेल रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं ओरिजिनल उस जगह पे खड़ा हूँ, वहां पर खड़ा होकर मैं वो सारे एक्शन कर रहा हूँ। तो वो किससे संभव हुआ है? वो किससे संभव हुआ? AI से। जैसे BGMI, फोर्टनाइट, ग्रांड थेफ्ट ऑडियो, ये सारे गेम्स इसके किसी के उदाहरण है? AI के। आगे चलते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट, क्या आ गया? वर्चुअल असिस्टेंट
वर्चुअल असिस्टेंट मतलब जो उपयोगकर्ता के इनपुट जैसे मौखिक मौखिक आदेश जो हम बोलकर उसको कमांड्स देते हैं, वो किस में आते हैं? वॉइस असिस्टेंट में। कई मामलों में उपयोगकर्ता अपने वर्चुअल असिस्टेंट से प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी आता है, उससे हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ग्रोक से भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और देखो असिस्टेंट में कौन आ गया? अमेजन का अलेक्सा आ गया। नाम याद रखना, अमेजोन का जो वॉइस असिस्टेंट है वो अलेक्सा है। अलेक्सा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। एप्पल का सीरी हो गया। सीरी किसका है? एप्पल का। माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना हो गया। माइक्रोसॉफ्ट का जो वॉइस असिस्टेंट है कोर्टाना है। और गूगल असिस्टेंट, गूगल नाम से ये गूगल का कौन सा है? गूगल असिस्टेंट है। विभिन्न कंपनियां अक्सर अपने ग्राहक सेवा या सहायता में किसी न किसी प्रकार की वर्चुअल असिस्टेंट तकनीक को शामिल करती है। ये देखो ये सारे डायग्राम दिए हैं। गूगल असिस्टेंट, माइक्रोसॉफ्ट कोर्टाना, एप्पल सीरी, अमेजोन अलेक्सा, ये सारे किसके हैं? वॉइस असिस्टेंट के। क्या स्मार्ट होम में सुरक्षा, सिक्योरिटी अभी हमने देखा था। एआई से हम अपने घर को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? डोर लॉक करना है, घर पे कोई लाइट जल रही है उसको बंद करना है, ऑन करना है, अपने टेम्परेचर को घर का कंट्रोल करना है, रेफ्रिजरेटर को बंद करना है। तो ये सारे अब किससे होते हैं? एआई से संभव है। आगे देखो स्मार्ट लॉक, स्मार्ट सुरक्षा कैमरा, हमारे घरों में जो कैमराज लगा होता है उनको भी हम एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट डोरबेल, स्मार्ट लाइट, स्मार्ट सेंसर। सेंसर मतलब अगर कोई अनऑथेंटिक कोई चोर हमारे घर में घुस रहा है तो उसके लिए भी हमारे सेंसर है जो हमको अलार्म दे देते हैं कि आपके पास यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी हो रही है, कोई गलत अगर एक्शन हो रहा है घर के अंदर, तो भी वो सेंसर क्या होते हैं? आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। छह बिंदु देखो इसके। स्मार्ट होम घर के मालिकों को इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से स्मार्टफोन या टैबलेट का उपयोग करके दूर से उपकरणों को नियंत्रित करने की सुविधा प्रदान करते हैं। घर बैठ आप अगर कहीं अपनी जॉब पे गए हो और आपको अपने घर पे देखना है भी क्या हरकत हो रही है, तो आपके घर पे जो कैमरे लगे हैं उनको आप अपने जॉब जो स्टेशन है वहां से भी उसको एक्सेस करके देख सकते हो कि आपके घर में क्या चल रहा है। तो वो सब किससे हुआ है? एआई से। वर्चुअल असिस्टेंट एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर एजेंट है जो उपयोगकर्ता इनपुट के आधार पर उपयोगकर्ता के लिए कई प्रकार के कार्य या सेवाएं प्रदान कर सकता है। जैसे वर्चुअल असिस्टेंट में गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा, सीरी, तो ये कोर्टाना और चैट जीपीटी। जैसे हमें कोई क्वेश्चन पूछना है कि भारत में कितने राज्य हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछना है तो हम चैट जीपीटी से पूछते हैं तो वो हमको उसका आंसर दे देता है। गृह सुरक्षा प्रणाली भौतिक इलेक्ट्रॉनिक घटकों का उपयोग एक समूह है जो घर की सुरक्षा के लिए मिलकर काम करते हैं। तो ये सारे किस में हो गए? एआई से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी थोड़ा सा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक हमने देखा था जॉन मैकार्थी। एआई आधारित डिवाइस कौन सा है? एआई आधारित डिवाइस है अलेक्सा है। उसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट गूगल असिस्टेंट होता है। एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट वर्चुअल असिस्टेंट कौन है? गूगल असिस्टेंट। अगर एप्पल की बात करें तो सीरी, माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना। उसके बाद स्मार्ट कैमरा को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक घटक स्मार्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए। नियंत्रित करना है अगर दूर बैठे तो आपको उसके लिए इंटरनेट की कनेक्टिविटी जरूरी है, उसके बिना आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये जो ये नहीं करना है ये गतिविधि, ठीक है। तो ये हमारी थी आज 5वीं कक्षा की किताब कंप्यूटर से रिलेटेड। पूरा इसके अंदर हमने देख लिया जो हमारे सिलेबस में आने वाला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस किताब में से बन रहे हैं। इनको अगर आप वीडियो को 2 या 3 बार देखो, अगर आप कहीं नोट्स बनाकर रखो तो बहुत बढ़िया है, ताकि आपको बार बार इसको टाइम नहीं खराब करना पड़े। साथ के साथ आप लिखते रहो ताकि आपको जब दोबारा रिवाइज करना हो तो ये 1-1.5 घंटे की जो आधे घंटे की क्लास है वो ना देखनी पड़े। आप सीधा उस नोटबुक को उठाओ और वहां से आप देखो कि इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें थी जो मेरे को एग्जाम के लिए तैयार रखनी है। तो आप तैयारी करते रहो, मिलते हैं दोबारा अगली क्लास में। थैंक यू।